स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने सीखा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। वर्टिकल प्रोजेक्शन हम लोगों ने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम लोगों ने पढ़ा और एंगुलर प्रोजेक्शन, जिसका बेसिक आपको ये समझ में आना चाहिए कि तीनों तरह के प्रोजेक्शन में बॉडी का पाथ कैसा होता है। ठीक है बच्चों, बात करें अगर वर्टिकल अंडर प्रोजेक्शन, मोशन अंडर वर्टिकल प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि वर्टिकल प्रोजेक्शन जो है उसमें मैंने आपको टॉपिक समझा चुका हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी के दौरान हम वर्टिकल प्रोजेक्शन की जो बात है, मोशन अंडर ग्रेविटी जो है पढ़ चुके हैं उसमें कि कोई बॉडी जब हम नीचे से थ्रो करते हैं ऊपर तक तो कितना टाइम लेती है वापस आने में, उसकी वेलोसिटी वापस कितनी होती है आते वक्त। एक बात मैं इन तीनों के लिए ऐड करूँगा यहाँ पे, वर्टिकल के लिए, और फिर हमारा क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और थर्ड हमारा क्या रहेगा एंगुलर प्रोजेक्शन। देखो बच्चों, थ्रो आप कैसे ही करो, वर्टिकली थ्रो करो, हॉरिजॉन्टली थ्रो करो या किसी एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल में किसी एंगल के साथ थ्रो करो। अच्छा, वर्टिकल थ्रो करते हैं तो भी एंगल 90 डिग्री का ही बनता है ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो अब प्रोजेक्शन किसी तरह से करो, तीनों के तीनों स्वाभाविक है, जो मोशन तीनों में रहेगी, तीनों तरह के प्रोजेक्शन में वो अंडर ग्रेविटी ही रहेगी, ये हम सब जानते हैं। बस वही वाली बात है कि जब हम सीधा थ्रो करते हैं तो थोड़ी दूर तक तो वो स्ट्रेट होगा, लेकिन फिर उसका पाथ कर्व हो जाएगा क्योंकि अंडर ग्रेविटी है ना। और ये बात भी तय है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे ना उतना ज़्यादा उसको स्ट्रेट लाइन पर। मान लो हॉरिजॉन्टल में अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं और एक आप बात कर रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? आपको इसमें ये नजर आ रहा होगा ये तो थ्रो करते ही नीचे गिर गया, इसने थोड़ा सा स्ट्रेट किया फिर नीचे गिर गया, है ना। क्यों? क्योंकि आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि जब इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया ना तब वेलोसिटी ज़्यादा थी, u1 u2 है ना, और u2 ग्रेटर देन u1। ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करोगे, ज़्यादा स्पीड से थ्रो करोगे तो थोड़ी दूर तक ज़्यादा स्ट्रेट लाइन के पाथ फॉलो करेगा, फिर लास्ट में जाकर के जो पैराबोलिक को फॉलो करेगा। तो तीनों के तीनों जो प्रोजेक्शन है, नो डाउट के तीनों के तीनों मोशन अंडर ग्रेविटी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन के बारे में तो बता चुका हूँ, आज मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ एक टर्म्स हैं, हम लोग उनको पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये तो कंफर्म है कि हम इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कुछ एक मैथमेटिकल टर्म है, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, है क्या नहीं? कुछ फॉर्मूले जो हमें ध्यान में रखने हैं, और वो क्या है देखिए। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको इसको ध्यान में रखना है बच्चों। देखिए, ये मैंने ग्राउंड या कोई रेफरेंस लेवल लिया, इससे पर्टिकुलर हाइट पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आप ग्राउंड से कुछ हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे होते हैं। जैसे डेली लाइफ की अगर बात करें, अगर आप घर की छत पे खड़े हैं और छत से कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं सीधा, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एक पॉइंट है ना। अगर आप कार की विंडो से
किसी डस्टबिन जैसे वो कूड़ा बाहर फेंकते हैं, कोई वेस्टेज जब आप बाहर थ्रो करते हैं तो तब भी आपका जो मोमेंट रहता है, हम लोग लिया और विंडो से बाहर ब्लेड को थ्रो कर दिया। वैसे करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का पॉइंट है। तो जहाँ से आप थ्रो कर रहे हो, जितनी हाइट से थ्रो कर रहे हो, ये तो कंफर्म है कि मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए दे दिया हमने और ग्राउंड से जितनी हाइट है उस पॉइंट का नाम ओ दे दिया हमने। ध्यान देना इस बात पे। और यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और इसने ऐसा पाथ फॉलो किया और ऑब्जेक्ट पहुंच गया पॉइंट बी पे, मतलब बी पे जाके वो ग्राउंड पे टकराएगा। ठीक है, पॉइंट बी पे वो ग्राउंड से जाके टकरा रहा है। ठीक है, तो देखो जब हमने थ्रो किया था उस वक्त, ये आपके वेरी फर्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए, जब आप थ्रो करते हैं उस वक्त ये एरो सिर्फ ये समझाने के लिए है, ये दिखाने के लिए है कि जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये यू, इनिशियल वेलोसिटी यू, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी इस बात को फॉलो कर रही है कि नहीं। तो अब सबसे पहले जब वो बी पे जाके टकराया तो ग्राउंड से ग्राउंड की डिस्टेंस देखना, ग्राउंड से ग्राउंड की जो ये डिस्टेंस है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। आप लोगों को रेंज का मतलब पता ही है ना, रेंज मतलब, अच्छा इसको लिखते हैं आर से, हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से शो करते हैं, इंग्लिश लेटर आर। ठीक है, तो ग्राउंड से ग्राउंड का जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, उसे बोलेंगे रेंज, कितनी दूर तक वो ग्राउंड तक पहुंचा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट ये, और पहला पॉइंट देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके बीच रास्ते में किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए सी, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी। अब आप सोच रहे होंगे सर जिस वेलोसिटी से थ्रो किया था सारे रास्ते वही वेलोसिटी रहेगी या बदलेगी? आप खुद सोचिए, बदलनी चाहिए या सेम रहनी चाहिए? स्वाभाविक है बदलेगी। कौन बदल रहा है? ग्रेविटी बदल रहा है। आपको क्या लगता है, आपने जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, ग्राउंड पे जाते जाते उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से बॉडी टकराएगी ग्राउंड पे या ज़्यादा से? ऑब्वियसली ज़्यादा से टकराएगी। क्यों टकराएगी? ग्रेविटी है ना, फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ। तो जब मान लो वेलोसिटी आपने दी, फोर्स लगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, है कि नहीं? क्योंकि उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कम कब होती है? जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे। आप बॉडी को ऐसे थ्रो कर रहे हो ना, अब ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है? नीचे ही काम कर रही है, तो उसको अपनी तरफ खींचेगा नीचे की तरफ। तो ऐसे में वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, अच्छा एक चीज़ हो रहा है, पॉइंट तो हो गया, जब हम थ्रो करते हैं ना उस वक्त के टाइम को जीरो लेते हैं। अब कई बच्चे सोचते हैं टाइम तो जीरो नहीं होता। नहीं बेटा, टाइम t=0 का मतलब जीरो टाइम नहीं है, मतलब ये होता है इनिशियल टाइम। जैसे मान लो आपने किसी बॉडी की मोशन को पढ़ना शुरू किया, आपने प्रैक्टिकली खुद करना शुरू किया, आपको आपके गाड़ी में आपके हाथ में ना स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच होती है जो छोटे से छोटे टाइम को भी मेजर करने के काम आती है। जब थ्रो किया तो आपने स्टॉप वॉच दबा दी और उसमें मान लो 0 से शुरुआत की उसने, फिर आपने देखा जब वो सी पे रास्ते में किसी भी पॉइंट पे आपने स्टॉप वॉच को रोक दिया, समझ रहे हो? तो उस टाइम होगा वो 3-4 सेकंड जो भी हुए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जीरो का मतलब होता है जिस टाइम पे आप थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले
फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी। तो पहला पॉइंट बता रहेगा, वो रहेगा वेलोसिटी एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों? एट एनी टाइम का मतलब है ए से बी के बीच में जो रास्ता है ना, ए से बी के बीच का रास्ता, इस रास्ते पे किसी भी पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो होगा v इक्वल टू देखो ये होगा v इक्वल टू अंडर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, एट एनी टाइम। तो मान लीजिए मैंने पॉइंट सी ले लिया, एट पॉइंट सी। ठीक है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम तो अलग अलग पॉइंट पे यहाँ से अलग अलग मोमेंट में अलग अलग होगा। समझ गया अपनी बात? आई होप समझ गया होंगे। तो इसका मतलब जहाँ जितने टाइम में बात करें वहाँ टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे सामने है, याद रखने से भूलना। अगला पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर रहा, कहां से थ्रो किया था, ए से, कहां पहुंच गया, ग्राउंड पे, बी पे। भाई ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे टकराया उसका नाम बी हो गया। तो ए से बी इस पूरे रास्ते में जितने टाइम तक वो हवा में रहा उसे कर ले टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक बात तो इसका फॉर्मूला होगा ना बच्चों, ध्यान देना बाप, जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा टी बराबर है अंडर 2h/c। बोलना कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/c। आज एच आपको पता ही है किस साइड से शुरू किया जाए। अच्छा सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। भाई ग्राउंड में कितनी दूर तक जाके गिरा, दैट इज r इक्वल टू u स्पीड रहेगी कांस्टेंट अंडर 2h/c। देखा, ये टाइम और ये स्पीड, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, इसीलिए ऐसे लिखा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टैंड कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आया होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है और प्रोजेक्शन कितना होता है। ठीक है बच्चों? अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये टॉपिक हो गया। अब एक बात मैं आपको लास्ट पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जब आप किसी बॉडी को किसी h हाइट से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप मतलब होता है इस तरह से छोड़ना, मतलब आप उसको कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हो, आप उसे जस्ट क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो बॉडी नीचे जाएगी। एक तो पॉइंट ये। अच्छा उतनी ही हाइट से अगर आप बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो, आप ऐसे थ्रो कर रहे हो तो ऐसे जाएगी, ऐसे भी तो उसका पाथ बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन, और ऐसे भी उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने वर्टिकली ड्रॉप, जब आपने ड्रॉप किया तब वो सीधा नीचे गया, जब आपने उसको u वेलोसिटी से थ्रो किया तब उसने पैराबोलिक पाथ फॉलो किया और हाइट दोनों की सेम थी। बस अंतर क्या था, एक में आपने ड्रॉप किया और एक में आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली।
तो ऐसे में दोनों सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन है और वो है हाइट, कि बॉडी ने ग्राउंड पे जाते जाते हाइट दोनों की सेम है। तो ये बात बता बच्चों, दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/v ही रहेगा। ये बात नोट कर लेना, ये बात नोट कर लेना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकली जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो दोनों में सेम हाइट से, अगर दोनों को ड्रॉप, एक को ड्रॉप किया जा रहा है, एक को थ्रो किया जा रहा है सेम हाइट से, तो ग्राउंड तक दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू बच्चों।